बहुत शुक्रिया। आज की सभा के अध्यक्ष हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं, लेकिन उनको किसी और व्यस्तता के कारण जाना है, तो वो पहले अपना उद्बोधन देंगे। मैं उनको आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपनी बात करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता माननीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, पटना विश्वविद्यालय मानविकी संकाय के संकायाध्यक्ष एवं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर तरुण कुमार जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अशोक कुमार जी, पटना यूनिवर्सिटी छात्र कल्याण के डीन प्रोफेसर अनिल कुमार जी, पटना विश्वविद्यालय के या मेरे गार्जियन स्वरूप प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी जी, पटना विश्वविद्यालय भूगर्भ शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे जी, शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर पांडे जी, हमारे पटना विश्वविद्यालय के अन्य सभी प्राध्यापकगण, दूसरे विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण, रिसर्च स्कॉलर्स, छात्र छात्राएं, मीडिया के लोग, लेडीज़ एवं जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तरुण जी को। उन्होंने बोला कि दबाव में मैं आया हूँ। सही बात है कि मैं लिटरेचर का आदमी नहीं हूँ, मैं टेक्निकल फील्ड से आता हूँ, और ये मना करने के बावजूद भी वहाँ से मेरा पर्सनल सेक्रेटरी मना कर देता है कि टाइम नहीं है उस पीरियड में, फिर भी वहाँ से फिर घर पर फ़ोन करेंगे, इतने बार फ़ोन करेंगे कि हम ना नहीं कर पाते हैं। इसके पहले भी कुछ दिन पहले इनके विभाग में गया, करीब 10 दिन पहले पुनः इन्होंने हमको निमंत्रण दे दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, भाषण नहीं देना है आपको, लेकिन आज जो इन्होंने निकाला, अगर आप चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। मतलब ये नहीं कि नहीं बोलना। ये भी कहते हैं कि हम लोग साहित्य के हैं, उस तरह का भाषण तो ये नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुलपति के नाते तो बोलना होगा। जो इनके पास जो एडजेक्टिव होते हैं, बहुत सारे चीज़ ये करके ही लोग जोड़ते हैं। स्वाभाविक कि हम लोग इंजीनियरिंग फील्ड के आदमी, हम लोग आउटपुट पर विश्वास करते हैं। इसमें आना चाहिए, ज़रूरी है बीइंग ए कुलपति। अभी भी 5 बजे हम लोगों को एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एमओयू करने हैं, उसके बारे में कल एमओयू होना है, उस पर बात करने हैं, उसी में हमको जाना है। लेकिन फिर भी इनके आग्रह पर हमको आना पड़ा, और ख़ास करके अवधेश बाबू जो बाहर से आ रहे हैं, तो उसमें नहीं आने से थोड़ा विश्वविद्यालय की भी बात है इनकी, इसलिए आना मैं जरूरी समझा। हिंदी के प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नंद किशोर नवल जी के स्मृति में और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके परिवार के आए हुए सदस्यों को पटना विश्वविद्यालय की तरफ से मैं स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं कि उनके प्रयास से ये उनका दूसरा आज का व्याख्यान है। जैसा कि इन्होंने बताया, पिछले व्याख्यान में ऑनलाइन करना पड़ा था कोविड के चलते, और इस बार हम लोग पहली बार ऑफलाइन में हम लोग इनका व्याख्यान कर रहे हैं। इनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। बहुत प्रख्यात विद्वान थे, आलोचक थे, राइटर, साथ साथ कविता के बारे में भी बताया। जो भी उनके पास विद्वता थी, सबको उन्होंने पेन पेपर में लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया आपके लिए। मैं जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम में जाता हूँ, मैं पुनः यहाँ के जो भी विद्वान शिक्षक हैं, हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, छात्रों से मैं कहता हूँ कि आप जो कुछ भी जानते हैं, आप प्रोफेसर हैं, रिटायर करने जा रहे हैं,
जो कुछ जानते हैं उसको ले करके नहीं रिटायर कीजिए। जो भी आप जानते हैं उसको पेन पेपर पर आप लिखिए और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ के जाइए। जैसा कि अभी हम लोग नंद किशोर नवल जी के बारे में आज हम लोग ये कर रहे हैं, उन्होंने आपके लिए बहुत सारे किताबें लिखी, सौगात दी, आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज उनके जो भी पुस्तक हैं उस पर हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर व्याख्यान कर रहे हैं। तो जो भी आप सभी शिक्षक हैं, जो भी आप जानते हैं उसको ज़रूर किताब के माध्यम से, नहीं किताब तो अपने पब्लिकेशन के माध्यम से, पेपर मैगजीन में कुछ तो लिख डालिए, ताकि आगे वाली पीढ़ी आपके ज्ञान से, आपके विद्वता से वो अपना कुछ आगे काम बढ़ा सकें। तो इस तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। नॉर्मली जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, जिनको मैं बता रहा था कि खास करके टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जो भी हम लोग बहुत गेस्ट लेक्चर कराते रहते हैं, आते हैं, गेस्ट को हेड जो है उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करते हैं और उनका फिर इसके बाद 1 घंटा 2 घंटे का जितना होता है लेक्चर सुनते हैं। उसके बाद जो भी है उनको हम लोग करके विदाई देते हैं। लेकिन अच्छी बात है, यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम एक लेक्चर होता है तो एक परिपाटी है यहाँ का कि एक कार्यक्रम के रूप में करते हैं। इस कार्यक्रम से ये भी होता है कि ऑडियंस की संख्या भी बढ़ जाती है। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए और जब भी इस तरह का प्रपोजल आता है यूनिवर्सिटी के तरफ से हमने उस अप्रूव करते हैं। जो भी मदद होती है सीमित संसाधन में हम उन लोगों को मदद करते हैं। और अभी तो हमने सारे हेड्स को भी बोल रखा कि आप लोग स्पेशल लेक्चर्स दिलवाएं, बाहर से लोगों को बुला के उनका TA DA और ऑनरेरियम भी यूनिवर्सिटी देगी, उसके लिए हम लोगों के पास फंड है। कुछ डिपार्टमेंट्स में इस तरह के लेक्चर्स हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ डिपार्टमेंट से नहीं हो रहे हैं। तो मेरा आग्रह होगा कि स्पेशल लेक्चर्स आप ज़रूर करें और ताकि इसमें हमारे बच्चे लाभान्वित हों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगेश प्रताप जी को, जिन्होंने एक किताब का संपादन किया और स्वाभाविक है कि इसमें ज़रूर नंद किशोर नवल जी के बारे में सारी जितनी भी ख्याति जो कुछ भी उनका था सब कुछ लिखे होंगे। किताब के रूप में आपके सामने है, ज़रूर इसे पढ़ेंगे, लाभान्वित होंगे। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि टीचर ये शिक्षक हैं, इनका क्लास में अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, उसमें बच्चे बहुत कम रहते हैं, जो वही टॉपिक दूसरे शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चे भरे रहते हैं। लेकिन मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि शिक्षक हैं, ख़राब नहीं पढ़ाते हैं, जा कर के बैठो, कुछ न कुछ डेल्टा भी अगर एक्स्ट्रा इनपुट आपको मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। अभी जो पटना विश्वविद्यालय का जो हमारे बहुत रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, माहौल जो है कुछ सुधार के तरफ बढ़ रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ख्याति जो है, ये जो पटना यूनिवर्सिटी की जो ख्याति थी, इन्हीं सभी महानुभावों के चलते था। ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स, शिक्षक हमारे थे जो कि देश विदेशों में जाने जाते थे और उन्हीं के चलते पटना विश्वविद्यालय जाना जाता था। आज हम लोग पीछे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सब जितने भी शिक्षक हैं, बच्चों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं, उस तरफ से लोग काम कर रहे हैं। रिसर्च के फील्ड में भी हम लोग आगे आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो बहुत थोड़े ही दिन में हम लोग अपने ख्याति को प्राप्त कर लेंगे। पिछला हम लोगों का ये जो एक करीब 1 सप्ताह पहले एक मीटिंग थी, हमने बोला था कि लाइफ साइकिल एक साइनसॉइडल वेव पे चलता है, कभी मैक्सिमम, कभी जीरो, कभी नेगेटिव, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम। हम लोग एक समय था कि मैक्सिमम पर थे, जीरो आए, मैक्सिमम नेगेटिव गए और हमने कहा कि अभी जीरो पर आ रहे हैं और हम लोग को प्रयास करना है कि पुनः ये मैक्सिमम पर जाएं, ताकि जो पहले की जो ख्याति प्राप्त हो। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अवधेश बाबू को, जो उन्होंने बनारस से यहाँ आए इस कार्यक्रम के लिए। पटना विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत आभार सर, और आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस व्याख्यान से हमारे छात्र जरूर लाभान्वित होंगे। और मैं क्षमा भी मांगूंगा कि बीच में हम 5 बजे एक मीटिंग है, 5 बजे का तो हम अपने डीन के साथ चले जाएंगे, इसके लिए क्षमा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पूरा फुल रहें, लेकिन एक मजबूरी है। सो इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जैसा कि आपको शुरू में भी हमने संकेत किया था कि
प्रोफेसर नंद किशोर नवल की दिलचस्पी ज़्यादातर आधुनिक हिंदी कविता में रही और बाद में वे मध्यकालीन हिंदी कविता की ओर भी उन्मुख हुए। तुलसीदास, सूरदास और रीतिकार पर उन्होंने स्वतंत्र किताबें लिखी और ये अंदाजा ही है, हो सकता है गलत हो, लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदी में किसी एक कवि को बार बार पढ़ना, उसकी ओर बार बार लौटना, ये शायद पुरानी पीढ़ी की आलोचना की विशेषता रही है। ज़्यादातर जो आलोचक हुए हैं बार बार किसी एक कवि, किसी दो कवि रचनाकार के पास बार बार लौटते रहे। प्रोफेसर नंद किशोर नवल के यहाँ भी आपको निराला और मुक्तिबोध बार बार आपको दिखाई देंगे। निराला रचनावली का उन्होंने संपादन भी किया 8 खंडों में और हिंदी की जो कुछ सुसंपादित रचनावली है उसमें से निराला रचनावली का नाम आता है और उसका कारण है कि हर जानकारी, हर संदर्भ, सब कुछ आपको कविता के नीचे किसी रचना के नीचे आपको मिलेगा और उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। अगर निराला रचनावली में लिखा हुआ है कि यह कविता पहली बार यहाँ प्रकाशित हुई थी तो वह देख करके लिखा गया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी दूसरी जानकारी के आधार पर लिख दिया गया है। नवल सर का सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन में कोई यकीन नहीं था। आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने इस बात को लिखा भी है। तो निराला और मुक्तिबोध बार बार उनकी चेतना में गूंजते कौंधते रहे, बार बार वो लौटते रहे। छोटी किताबें, छोटी का मतलब आकार में कह रहा हूँ, या बहुत जम करके लिखी गई किताबें, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, निराला तृतीय साक्षात्कार, निराला कवि छवि, बहुत सारा काम उन्होंने निराला को केंद्र रख करके किया है। तो अब मैं प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर को आमंत्रित करता हूँ, वे आएँ और नंद किशोर नवल और निराला इस विषय पर अपना व्याख्यान दें। प्रोफेसर अवधेश प्रधान। माननीय कुलपति जी, माननीय संकाया अध्यक्ष महोदय, भाई तरुण कुमार जी और सभागार में उपस्थित हमारी समकालीन हिंदी कविता के 2 जाज्वल्यमान नक्षत्र आदरणीय आलोक धनवा जी और अरुण कमल जी, प्रोफेसर बलराम तिवारी जी, पटना विश्वविद्यालय के अत्यंत सम्मानित विद्वान प्राध्यापक बंधु, विदुषी प्राध्यापिका बहनों, साहित्यानुरागी सभी युवा छात्रों, शोध छात्रों और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र के हमारे सभी निष्ठावान साथियों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और मेरे मन में एक संकोच है कि यहाँ आलोक धनवा और अरुण कमल जैसे लोग उपस्थित हैं और मैं नवल जी की स्मृति में जबकि मैं उनके सानिध्य में नहीं रहा, आज आमंत्रित हूँ बुलाने के लिए, तो कोई भरोसा है आपके मन में मेरे प्रति, मैं इस भरोसे का सम्मान करता हूँ। इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के इस आसन से बोलते हुए नवल जी की वो स्मृति सबसे पहले मेरे ध्यान में आती है जब मैंने उनको पहली पहल देखा था। ये 70 का दशक रहा होगा जब नागरी प्रचारणी सभा में, उसके आर्यभाषा पुस्तकालय में उन्हें नियमित रूप से बैठकर नोट्स लेते हुए देखता था। शायद हिंदी आलोचना का विकास पर उस समय वे तैयारी कर रहे थे और तब मैं त्रिलोचन शास्त्री के साथ नागरिक प्रचारणी सभा में ही मेरा उनका परिचय हुआ था। उनके साथ बराबर आता जाता था, वहीं मेरा परिचय हुआ था। दूसरी बार उन्हें मैंने पटना विश्वविद्यालय में ही
जब राम गोपाल शर्मा रुद्र जी पर एक आयोजन हुआ था, उसमें तब रुद्र जी थे, मैंने उनके मुंह से कविताएं भी सुनी थे, तो उस एक आयोजन की याद आती है। और तीसरे, दिल्ली में जब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की ओर से पंत जी की कविताओं का एक चयन उन्होंने संपादित किया था, उस पर एक आयोजन अशोक वाजपेयी ने किया था। वहाँ उनसे एक सानिध्य हुआ, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मैंने उन्हें अपने एक शोध छात्र के शोध प्रबंध के सिलसिले में उन्हें मौखिकी के लिए आमंत्रित किया। और जैसा कि कहा गया, और आप सब लोग तो अच्छी तरह जानते होंगे, कि इतने वह समर्पित थे अपने कार्य के प्रति कि वह उसी दिन आए, उन्होंने मौखिकी ली, मेरे निवेदन पर एमए की कक्षाओं में व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि मेरे मित्र को अपनी स्कूटर से ले गया, उनसे मिले, और उन्होंने घड़ी देख के कहा कि अब ट्रेन छूट सकती है, तो तुरंत उन्होंने ट्रेन पकड़ी। तो ये एक अवसर था, और एक दुखद अवसर है कि जब असीम का था, लेकिन आज एक ऐसे समय में मैं उन पर बात करने के लिए हूँ जब वे नहीं है। एमए की कक्षाओं में बोलते हुए उन्होंने जो कहानी सुनाई थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने, जैसा कि तरुण कुमार जी ने मेरे लिए कुछ शब्द कहे, मैंने भी उनके सम्मान में कुछ शब्द कहे थे। उन्होंने छात्रों से कहा कि एक जगह प्रतियोगिता थे, एक नाला फांदना था, सब अपने अपने घोड़े लेके पहुँचे थे। उसमें एक आदमी अपना गधा लेके पहुँच गया, और उसने कहा कि ये घोड़ों से भी पहले सफलतापूर्वक नाला फांद सकता है। तो अवधेश जी ने मुझे इसी तरह नाले के आगे खड़ा कर दिया है, और मैं फांद न पाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैं भी, एक आदमी ने जो अपना पूरा जीवन ही डाल दिया, जो उनका आलोचना कर्म है या उनका रचना कर्म है, उन्होंने कविता से शुरू किया था, वे स्वयं कवि थे, लेकिन उस आलोचना में उन्होंने अपने को डाल दिया है। पूरा जीवन उसके भीतर से दिखता है। पद्मावत का अंत जहाँ होता है वहाँ वह वृद्धावस्था का वर्णन करता है, क्योंकि अपना सारा रस उसने निचोड़ के पद्मावत में डाल दिया है, और जहाँ अंत होता है वहाँ केवल वार्धक्य है, सर कांप रहा है ना? उसने यौवन अपना अपनी रचना में डाल दिया है। तो जो उनका सम्मोहक व्यक्तित्व था और साहित्य के प्रति उनकी जो जीवन भर बनी रहने वाली निष्ठा थी, अनुराग, वो उनकी रचनाओं में बोलता है। ठीक है, उन्होंने भक्ति काव्य पर भी लिखा, तुलसीदास और सूरदास पर, हिंदी आलोचना का विकास पर भी उन्होंने काम किया, लेकिन उन्होंने जम के जो काम किया वह आधुनिक हिंदी कविता पर किया। और उस आधुनिक हिंदी कविता में केंद्र में निराला है। एमए की कक्षाओं में, जैसा कि उन्होंने भूमिका में कहा है कि नलिन विलोचन शर्मा की कक्षाओं में पहली बार निराला की कविताओं का सौंदर्य मैंने जाना। और एक अध्यापक जब आग लगा देता है ठीक से, और उसका काम यही है, मुख्य काम तो यही है कि बस वह प्रेम की एक चिंगारी भड़का दे, बात जो जीवन भर बुझे नहीं। और नवल जी ने जो शोध कार्य किया वह निराला पर ही किया, और जीवन के अंतिम जो वर्ष हैं और अपनी जो सारी ऊर्जा है वो उन्होंने निराला पर लगाई। निराला रचनावली का संपादन, जैसा कि कहा गया,
रामविलास शर्मा जैसा व्यक्ति जो निराला जी के साथ रह चुका हो, 5 ही साल तो उनसे छोटे थे, कुछ अधिक थे, माने 1912 के हैं तो समझ लीजिए 15 साल छोटे थे उनसे, लेकिन उनके साथ रहे थे। पत्रिकाओं में छपते हुए उन्होंने देखा था शुरू से। उनके 3 खंडों के कार्य के बाद, निराला की साहित्य साधना के 3 खंडों के बाद जो संपादन किया है नवल जी ने, आप उसे ध्यान से देखिए। जैसे उनकी एक कविता, जो पहली कविता उन्होंने खुद कही थी कि यह पहली कविता है, खुद कहा था उन्होंने, उसके 3-3 पाठ मिलते हैं। यह पहली बार हिंदी में उन्होंने उपस्थित किया। अनेक कविताओं के बारे में जो विभिन्न भ्रम हैं तथ्य संबंधी, एक इतिहासकार का जो काम है और जो हिंदी में बहुत निष्ठा से नहीं किया जाता, संग्रहों को इत्मीनान से वह संग्रहों को ही एक ओर से लगा देते, लेकिन उन्होंने यह न करके संग्रहों को तोड़ दिया और कविताओं को कालक्रम से एक चुनौती ली और कालानुक्रमणिका के साथ उन्होंने उन्हें व्यवस्थित किया। और हर खंड की अलग भूमिका, आमतौर पर एक भूमिका लिख दी जाती है और वही हर रचनावली के खंड में मिलता है। ज़्यादातर रचनावलियाँ ये मिलेंगी, लेकिन हर रचनावली की अलग भूमिका है। जिस खंड में निराला की आलोचनाएं हैं, उसमें केवल निराला के काव्य शास्त्र संबंधी चिंतन और उनके काव्यादर्शों की गंभीर चर्चा की है। जहाँ निराला का गद्य साहित्य, उसमें केवल उनकी गद्य भाषा और उसके गद्य शिल्प की चर्चा है। यानी हर खंड अनूठा है। तो निराला रचनावली के 8 खंड और उसके बाद जो अंतिम कार्य, अंतिम 10 वर्ष उन्होंने जम के काम किया, वह निराला की रचनाओं का पाठ आधारित, आप उसको कह सकते हैं कि आस्वादन, केवल व्याख्या नहीं बल्कि पाठ आधारित आलोचना जो कही जाती है सच्चे अर्थों में, वह कृति से साक्षात्कार, निराला कृति से साक्षात्कार। ये किताब आई 1994 में 2 खंडों में। उसके बाद उन्होंने फिर 2004 में दोनों को एक खंड में किया, उस पर कुछ और काम किया। और मेरे पास 2014 का वो 3रा संस्करण है। मोटी किताब है, 500 पेज से ऊपर की आलोचना की। 500 पेज से मोटी किताब हिंदी में इतने ही समय में 3 संस्करण उसके निकल जाए। आलोचना आमतौर पर ऐसी पठनीय होती नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि वास्तव में एक कवि जो चाहता है आलोचक से, अपने पाठक से, सबसे प्रशंसा नहीं, उसकी रचना पढ़ी जाए। अब गलत भी पढ़ें तो आप पढ़े हुए हों तो उससे कभी दुखी नहीं होता। आपने अपने ढंग से उसको समझने की कोशिश की। आमतौर पर चलता है पाठ आधारित, पाठ केंद्रित आलोचना, लेकिन आमतौर पर आप पाएंगे कि पाठ आधारित आलोचना बहुत कम है हिंदी में। उसके नाम पर दुनिया भर की और बातें बहुत कही गई हैं, लेकिन निराला जैसे कवि की और इतने स्तरों की कविताएं हैं, इतने स्तरों की, उन सब को उन्होंने एक रचना के भीतर समेटा है। और वे आलोचनाएं पढ़ते हुए आपको यह नहीं लगता कि यह आलोचना है, बल्कि वो एक सरस रचना जैसा मालूम होती है और आप कविता के बहुत करीब पहुंचते हैं, निराला के बहुत करीब पहुंचते हैं। इसमें
उन्होंने अपने सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, जिसको पाठ आधारित आलोचना वास्तव में कहा जाता है या कहते हैं कृति से साक्षात्कार करना, आम तौर पर हिंदी आलोचना रचना के पाठ से जितनी भटकी हुई है उतनी शायद ही किसी विकसित भाषा की आलोचना हो। आलोचक रचना से इस तरह साक्षात्कार करता है कि उसके पाठ से हटकर दुनिया भर की बातें बनाता है। उसके संदर्भ के नाम पर कहीं कीट कहीं कहीं रोड़ा इकट्ठा करता है और रचना के समानांतर एक स्वतंत्र रचना प्रस्तुत कर देता है, जो कभी कभी ऐसी अबूझ भाषा में होती है कि रचना का जो भी सही अनुभव पाठक के पास होता है वह आलोचक द्वारा प्रयुक्त बीहड़ और चमकदार शब्दों के कांतार में खो जाता है। एक जबरदस्त प्रतिक्रिया है उनके मन में, एक असंतोष है हिंदी आलोचना से, और वह निराला की कविता का साक्षात्कार कर रहे हैं, कराने जा रहे हैं पाठक का। उन्होंने अपने सामने आदर्श क्या रखा कि व्याख्या इस तरह न की जाए कि अंत में ज्योमेट्री में जैसा हम लोग करते थे इति सिद्धम, प्रमेयोपपाद्य साध्य में परिकल्पना करते थे और अंत में इति सिद्धम, समकोण त्रिभुज के कर्ण पर का बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है, जहजिया प्रमेय बनाकर 3 पेज के भीतर अंत में इति सिद्धम। यानी अब इसके आगे कोई व्याख्या नहीं हो सकती। नवल जी ने एक वाक्य में अपना आदर्श रखा है, आलोचक का काम पाठक की कल्पना को कुंठित करना नहीं बल्कि उसको उत्तेजित करना है। और इस आदर्श को सामने रख के उन्होंने इस काम में हाथ लगाया और उन्होंने हर दौर की रचना ली। पहला दौर वो है जिसमें परिमल, अनामिका, गीतिका और तुलसीदास ये 4 रचनाएं। दूसरा दौर वो है जिसमें अणिमा, बेला, नए पत्ते और कुकुरमुत्ता है। और तीसरा अंतिम दौर प्रार्थना गीतों का है, अर्चना, आराधना, गीत गुंजन और उनकी मृत्यु के बाद जो आया सांध्य का के लिए। ये कुल 12 संकलन हैं उनके। ये 3 दौर की रचनाएं हैं और इन तीनों को उन्होंने समेटने की कोशिश की है। उसमें से उन्होंने अपनी दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव किया है और फिर एक एक शब्द पर ठहरते हुए, क्योंकि निराला ऐसे कवि हैं जैसे आप ताजमहल का एक एक पत्थर देखे बगैर, बिना 10-12 घंटा लगाए बगैर आप ठीक ठीक ताजमहल का, ठीक ठीक तो नहीं लेकिन पहली बार भी साक्षात्कार ठीक ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हर पत्थर को जिस तरह गढ़ा गया है उस तरह निराला ने एक एक शब्द को उस तरह से जमाया है। वो उन कवियों में नहीं थे जिसकी परिभाषा मशहूर है रोमांटिक पोएट्री के लिए कि स्वतः स्फूर्त भावोच्छ्वास ही स्वच्छतावादी काव्य का मुख्य लक्षण है, और छायावाद पर भी यही लागू कर दिया जाता है। निराला उन कवियों में नहीं है। निराला अपनी कविता पर बराबर काम करते हैं। उनकी जो पांडुलिपियाँ जहाँ भी सुरक्षित हैं, बाबूराय कृष्णदास वगैरह ने, जो लोग बहुत दूरदर्शी थे, उन्होंने कुछ पांडुलिपियाँ कुछ जगहों पर सुरक्षित रखी थी। उन सब पर ध्यान था नवल जी का। मुझसे उन्होंने कहा कि कामायनी की पांडुलिपि मुझे चाहिए, और वाचस्पति पाठक के पास वह थी, वो प्रसाद के मित्रों में थे, तो रत्नशंकर जी के माध्यम से उसको बाद में छपवाया था। उनको पता था, तो वो कामायनी की पांडुलिपि मुझसे उन्होंने मंगवाई। नरेंद्र शर्मा का कविता संग्रह कदली वन उन्हें पटना में मिलता नहीं था, तो ऐसी ऐसी दुर्लभ चीजें ढूंढना, इस तरह के वो आलोचक थे। तो निराला ने जो लगातार पांडुलिपि पर काम किया, कविताएं जो पहले छप चुकी हैं, जब आप अपरा में देखिएगा, 1950 में उसका संकलन हुआ, महादेवी जी ने करवाया, उस समय तक निराला उसमें परिवर्तन करते चले जाते हैं। उन सबको ध्यान में रखकर नवल जी ने
ये रचना दी और मैं कोशिश करूँगा कि कम समय में मैं कुछ नमूने आपके सामने रखूँ। मित्रों, जैसे निराला सबसे अधिक जो मशहूर और बदनाम दोनों हुए वह मुक्त छंद के लिए हुए। अपने समकालीनों में जितना मजाक उनका उड़ाया गया किसी और का नहीं। उसमें वृद्धाचार्य सबसे आगे थे, लेकिन उनके समकालीन भी कुछ कम नहीं थे। ब्रजभाषा का माहौल था। 80 84 के वृद्ध जो है अंकुरित यौवना पर 50 छंद लिखकर चूचुआते हुए कवित्व सुनाते थे और सरस गोष्ठियों में वाह वाह। इस देश को तो गुलाम होना ही था जब 84-85 साल के वृद्ध अंकुरित यौवना और खंडिता और इसी सब पर जो है वो लक्षण लिख रहे थे और आनंद ले रहे थे। वाह वाह, क्या बारीकियां हैं, मजमून छीन लिया। उर्दू में भी यही हो रहा था, हिंदी में भी यही हो रहा था। उस दौर में निराला मित्र के प्रति उनकी कविता पढ़िए, उसमें उन्होंने लगता है जैसे अपने ही काव्य संघर्ष का चित्र खींच दिया। एक तूफान है जो पुरानी भावराशि से लदे हुए जहाज को एकदम उलट पुलट देता है, पूरे समुद्र को मथ देता है और उलट पुलट देता है। कहा कि जब यह तूफान बहा तो हमारे दोस्त आप कमरे बंद करके, खिड़कियां बंद करके उसमें पड़े हुए थे। तुम क्या जानो कि इसमें क्या ताकत है। एक लंबी कविता है, लेकिन उसमें एक तरह से उन्हीं के काव्यात्मक संघर्ष का तूफान उसमें बोलता है। लेकिन उसमें केवल आवेग नहीं है, एकदम ठहर करके बिल्कुल नया छंद और नया डिक्शन, नया शब्द विन्यास। ये निराला का जो श्रम है वो अधिक से अधिक कोशिश की नवल जी ने आसान से आसान शब्दों में हमारे तक पहुँचे। ये कोशिश सबसे पहले स्वयं निराला जी ने की। मेरे गीत और कला नाम का निबंध उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा मैं विवश हो गया, मैं हिंदी जगत को देखता रहा और फिर मुझे विवश होकर अपनी कविता का सौंदर्य लोगों को व्याख्यायित करके समझाना पड़ा। उन्होंने कालिदास से, चौर पंचाशिका से, माने बिल्हण से और तमाम से उदाहरण दे दे करके, और अद्भुत स्मृति थी निराला की, उसमें उन्होंने अपनी कविताओं की व्याख्या की। और आप जानते ही हैं कि जो, और इस चीज को नवल जी भूलते नहीं हैं कि वास्तव में नवजागरण की जैसे सर्वोच्च अभिव्यक्ति रविंद्रनाथ ठाकुर में होती है बंगला में और पूरे भारतीय साहित्य में, उसी तरह हिंदी में निराला उस भारतीय नवजागरण के उत्तराधिकारी हैं और उनके पीछे से विवेकानंद की प्रेरणा बोल रही है। उन्होंने कहा वस्तुओं के प्रति लगाव और उसके साथ साथ एक स्पृहणीय अनासक्ति, यह दोनों उनमें मिलती है। इसके पीछे विवेकानंद है। उनके उदात्त और ओज, इसके पीछे भी विवेकानंद की प्रेरणा है। इसीलिए आप देखेंगे उन्होंने अपने मुक्त छंद की जो परिभाषा की, उसका जो रहस्य उन्होंने बतलाया, उसको मुक्ति और स्वतंत्रता के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश। उन्होंने कहा कि भाव की मुक्ति की मांग है छंद की मुक्ति। ये छंद की मुक्ति प्रयोग नहीं है। हम लोग लड़कों को यही पढ़ाते हैं और लड़के यही लिखते हैं, मुक्त छंद का प्रयोग किया। ये प्रयोग नहीं है, बल्कि जो भाव की मुक्ति हो, जो मुक्ति संघर्ष चल रहा है, तो ये उस युग के युवा का, कि भावों का भी संसार मुक्त हो रहा था। उस मुक्ति की अभिव्यक्ति की मांग थी कि छंद भी मुक्त हो। पुराने छंद में उनकी कविता अपनी भाव मुक्ति को व्यक्त कर ही नहीं सकती थी। ये उन्होंने मुक्त छंद की ऐसी गंभीर पृष्ठभूमि सामने रखी। और जूही की कली जो पहली कविता है, उसकी उन्होंने लंबी व्याख्या की। उस व्याख्या में उन्होंने बतलाया कि जूही की कली सोती थी स्वप्न सुहाग भरे शिथिल पत्रांग में, तो उसमें आप देखेंगे कि एक शुरू से ही जैसे किसी नायिका की छवि है
एक कली के माध्यम से, और दूर देश से मलयानिल आता है, उसको याद आती है, और प्रिया को सोई हुई वो जानती नहीं है, और वो रविंद्रनाथ का एक गीत उनके मन में बराबर गूंजता था। बाद के दिनों में एक गीत भी इस पर लिखा था, पिए के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी। तो ठीक उसी तरह से प्रिय उसके पास आके खड़ा हो जाता और वो जानती नहीं है, और उसने झकझोर के उसे जगाया। निराला ने इसकी व्याख्या की है कि जो सुक्ति है, जो सोना है, यह सोना मानो अज्ञान का अंधकार है, और जो प्रिय का जगाना है झकझोर के, यह जागरण है, यह ज्ञान का प्रकाश है। इस तरह से उनकी व्याख्या की। रामविलास जी ने कहा, निराला जी ने बहुत जबरदस्ती की है, और ये उनकी व्याख्या उस पर आरोपित है। नवल जी ने दूसरी बात कही। नवल जी ने ये दोष नहीं लगाया निराला पर कि आरोपित व्याख्या है, यह उसकी आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे हैं। कविता तो श्रृंगारिक है। उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के एक आचार्य को उन्होंने उद्धृत किया है। उन्होंने कहा, तो आचार्यों का काम है बताएं साहित्य कैसा होना चाहिए, साहित्य का आदर्श वे बता। साहित्य तो लिख नहीं सकते, तो साहित्य का आदर्श बताते हैं। कवियों को, राजनेताओं का जैसे काम है देश को जगाने का बताते हैं, विकास का आदर्श बताते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आलोचकों का, आचार्यों का भी यह काम है, बताएं कि साहित्य कैसा होना चाहिए। कहा साहित्य वो है जो मनुष्य को नीचे से ऊपर उठाने की प्रेरणा दे। तब उन्होंने जूही की कली की ये आध्यात्मिक व्याख्या की, और उन्होंने कहा कि देखिए कि यह मनुष्य की चेतना को नीचे से ऊपर उठा रही है या नहीं। यानी नवल जी ने वो पृष्ठभूमि बताई कि जिसमें कवि को अपनी कविता का जो दार्शनिक सार है वो व्यक्त करना पड़ रहा है। एक विशेष बात उन्होंने बताई, और वो निराला के ही हवाले से बताई, कि प्रकृति चित्रण इतना आसान नहीं है। निराला प्राचीन, यानी प्राचीन जब कहता हूं तो वाल्मीकि और कालिदास, तो कीन ऑब्जर्वेशन जो शुक्ल जी कहते थे, प्रकृति का उसने बार बार निरीक्षण कैसा किया है। तो ऐसा निरीक्षण था। कविता चूंकि बंगाल में लिखी गई है, तो निराला जी ने कहा कि वहां पर जूही की कली वसंत में ही खिल जाती है, और बंगाल में वसंत थोड़ा पहले आ जाता है। बाद में इलाहाबाद में रहते हुए जितनी उन जूही की कलियां खिली हैं उनकी कविताओं में, वे बरसात में खिलती हैं। यानी हिंदी प्रदेश और बंगाल प्रदेश, इन दोनों के वसंत का और जूही के खिलने के समय का ये निराला का निरीक्षण है अपना। नवल जी ने कहा यह एक वानस्पतिक सौंदर्य की कविता है। हम समझते हैं कि इस पर पुनर्विचार के लिए तो गुंजाइश रहती ही है, क्योंकि नवल जी कहते हैं कि कल्पना को कुंठित करना काम नहीं है, क्योंकि कविता के भीतर से श्रृंगार की झलकियां भी आ रही हैं। क्योंकि वह जो मलयानिल है उसके लिए उन्होंने प्रिय भी कहा है। उसने झकझोर कर जगाया, कली जो है वो झकझोर के जगाने के बाद क्षमा ने चूक क्षमा मांगी नहीं। तो यह भी अर्थात छवियां जो कविता से आती हैं वो आने देना चाहिए, और अगर उसके भीतर से दार्शनिक व्याख्या भी आती है तो उसे भी मेरे ख्याल से आने देना चाहिए। निराला जी की एक विशेषता की ओर उन्होंने लक्ष्य किया कि निराला ने जितने नारी सौंदर्य और प्रेम के चित्र दिए हैं उसमें उनका जो आदर्श प्रेम है वह दाम्पत्य प्रेम का है। यह एक अद्भुत बात है। भक्ति काव्य के बाद सबसे कुछ मतिराम में, कहीं पद्माकर में, कुछ एक रीतिकाल में आपको चुनना पड़ेगा। दाम्पत्य प्रेम के उदाहरण बहुत कम मिले, लेकिन इस दृष्टि से निराला एक अनूठे कवि हैं जिसमें पत्नी प्रेम, दाम्पत्य प्रेम अपने पूरे आदर्श और उदात्त रूप में
उसका सौंदर्य और प्रेम दोनों चित्रित होता है। इस दृष्टि से देखें तो उन्होंने पहली बार प्रकृति और नारी के सौंदर्य को एक दूसरे से मिलाया ही नहीं, जिसको हम लोग मानवीकरण करके पढ़ाते हैं, पर्सोनिफिकेशन है, बल्कि उसको उस दौर की जो मुक्ति चेतना है उससे जोड़ दिया। और नवल जी ने पूरी किताब में निराला की कविताओं के समानांतर रविंद्रनाथ को, कालिदास को और कहीं कहीं अंग्रेजी कवियों को भी बराबर उनका संदर्भ दिया है, विशेष रूप से सबसे अधिक रविंद्रनाथ। ये जागरण इतनी बार क्यों आता है छायावादी कविता में? निराला की कविता में बार बार क्यों जागरण आता है? श्रृंगारी कविताओं में भी जागरण आता है। तो उन्होंने कहा कि जागरण की जो चेतना रहस्यमय ढंग से पहली बार रविंद्रनाथ की कविता में फूटी थी वह थी निर्जर स्वप्न भंग। गुफा के भीतर से चट्टान में घिरा हुआ झरना बिना भविष्य की चिंता किए हुए खड्ड में कूद पड़ता है। निर्जर स्वप्न भंग, भीतर गुफा में चट्टानों में घिरा हुआ वह सो रहा था और जब पहली किरण लगती है तो वह जागता है और हरा कर बहता हुआ कूद पड़ता है। इसलिए आप जागो फिर एक बार जो कविता है वह अभी 2 खंडों में है और उसका जो पहला खंड है वह श्रृंगार प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोल रही द्वार जागो फिर एक बार, लंबा वाक्य। जैसे दिनकर में उर्वशी में अनेक ऐसे वाक्य है, बड़ी लंबी सांस चाहिए पढ़ने के लिए, 3-3 पंक्तियों में वाक्य जाता है। उसी तरह से यह श्रृंगार पर पहला जागो फिर एक बार है, श्रृंगार पर जागरण का गीत है और श्रृंगार पर है। दिन मास पक्ष और जाने कितनी शताब्दियां बीतती जाती है और कोई शक्ति है जो नारी के रूप में जगाती जा रही है, जगाती जा रही है। जागरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। और दूसरे खंड में आप देखें तो एक बंद में गुरु गोविंद सिंह का आता है, शुरू ही होती है, समर में अमर कर प्राण गाए सिंधु नद से महासिंधु से सिंधु नद तीरवासी, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब धराऊंगा, वहां से शुरू होती। लेकिन उसके दूसरे ही बंद में वे फिर एक आध्यात्मिक स्वर की उठान लेते हैं। सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गए थे 3 काल 3 गुण तापत्रय, तापत्रय सप्तावरण तुम महान, भेद कर अमृत संतान, मृत्युंजय हो गए थे तुम व्योम केश के समान, अमृत संतान सप्तावरण भेद कर पहुंचे जहां था आसन सहस्रार, जागो फिर एक बार। ये रामकृष्ण वचनामृत का निराला ने अनुवाद किया था, 2 खंडों में है, हिंदी में, बंगला में तो एक ही वॉल्यूम में अब आ गया है। तो रेणु जी ने लिखा कि यह अनुवाद नहीं है, निराला जी ने पूजा की है, हिंदी अनुवाद करके उसकी पूजा किया। ऐसा लगता है कि रामकृष्ण हिंदी में ही बोल रहे थे, ऐसा वो अनुवाद है, सिद्ध अनुवाद। उस अनुवाद में सप्तावरण और सहस्रार तक पहुंचने की जितनी प्रक्रियाएं हैं नवल जी ने भी किया है। लेकिन यही अगर वागीश शुक्ल की पुस्तक में पढ़िए, जो पहले मैंने उदाहरण दिया ना, जिसमें वो बहुत ऊब कर कहते हैं कि पाठाधारित आलोचना कैसी हो रही, तो राम की शक्ति पूजा की जो व्याख्या वागीश शुक्ल ने लिखी है उसको पढ़िए। ज्ञान का सारा बोझ उसमें इतना डाल दिया गया है कि निराला की कविता के बाहर एडिशनल नॉलेज का एक बड़ा भंडार। आप तंत्र और आगम के थोड़े बहुत पंडित भी हो जाएंगे उसको पढ़ने के बाद, जितने की जरूरत नहीं है राम की शक्ति पूजा को समझने के लिए, नवल जी ने भी दिया है।
लेकिन यह समझाने के लिए दिया है कि अगर यह जागरण राष्ट्रीय जागरण है तो इसमें सहस्रार्थ तक पहुंचने की बात कहाँ से आती है। ये अमृत संतान कहकर किसको पुकारा जा रहा है, इसके भीतर से विवेकानंद बोल रहे हैं। अमेरिका वाला वो भाषण पढ़िए, आप जानते हैं, यहाँ भाई अरुण कमल जी हैं, वो एक सिन की अवधारणा है, पाप की अवधारणा है। मनुष्य मुख्य रूप से पाप जन्मा है, ज्ञान का फल चख कर जो उसने पाप किया था इस कारण उसको धरती पर आना पड़ा, ये उसका पतन है, पाप जन्मा। ये सन्स ऑफ इमॉर्टल लैंड, सन्स ऑफ इमॉर्टल, उन्होंने कहा पाप का नाम लेना ही एक पाप है। तुम पाप जन्मा कैसे हो सकते हो, तुम अमृत संत। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः ये धामानि दिव्यानि तस्थु। उन्होंने कहा तुम अमृत के पुत्र हो, और देवताओं तुम लोग भी सुनो कि मैंने उसको देखा है, मैंने उसको देखा है और तुम भी देख सकते। तमेव विदित्वा, तुम मृत्यु के पार जा सकते हो, मैंने उसको देखा है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, तुम भी कर सकते हो। नवल जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि वास्तव में विवेकानंद ने ये मैसेज दिया था। उन्होंने कहा कि तुम झोपड़ियों तक जाओ, गरीबों तक जाओ, और मैं तुमसे एक चुनौती देके कहता हूं कि तुम लोगों का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा सकते हो। अगर उनका खोया हुआ विश्वास लौटा दो तो बाकी काम वो कर लेंगे। उनको बहुत एसएन बनर्जी 5-5 घंटा भाषण देते थे, जिस पर अकबर इलाहाबादी ने व्यंग्य किया था, स्पीच बंगाली की सुन बंगालनों के बाल देख, है ना। तो इतनी लंबी लंबी स्पीच होती थी, लंबी लंबी फ्लोरिश इंग्लिश में। एज ऑफ कंसेंट बिल पर सब के सब लोग बड़े गुस्सा, बोले ये किस, विवेकानंद ने कहा संरक्षण कहा कि ये किस तरह के विद्वान हैं कि 5 साल से बढ़ा के 12 साल उम्र लड़की की हो जा रही है, तो इनका हिंदू धर्म जो है खतरे में पड़ जाता है। कहा अंग्रेज भी सोचता होगा कि इनके आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोग कैसे कैसे लोग हैं और इनका धर्म कितना महान है। 5 साल की लड़की को माता बनाने में ही मानो बहुत बड़ा धर्म है। विवेकानंद को इससे बड़ा क्षोभ था, तो उन्होंने कहा कि हमारे करोड़ों लोगों को इन्होंने शूद्र कह के, नीच कह करके, चांडाल कह के उनका आत्मविश्वास छीन लिया है। उनको जाके विश्वास दिलाओ कि तुम अमृत संतान हो, मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सिर्फ यह संदेश दो सब जगह जा करके, बाकी काम वो लोग कर लेंगे। तो ये प्रेरणा उसके भीतर से बोल रही है। अमृत संतान, मृत्यु को जीत मृत्युंजय हुए थे तुम, व्योमकेश के समान अमृत संतान, भेद कर सप्तावरण पहुंचे थे, जहां आसन है सहस्रार, जागो फिर एक बार। इसके बाद उन्होंने एक दुर्लभ लेख पहली बार उन्होंने ही छापा कहीं से लेके रचनावली में, वो है भीतर और बाहर। ये निराला का लेख आपको रचनावली में ही मिलेगा। अब इस भीतर और बाहर में निराला ने समझाया है कि बाहर आप जो कुछ करते हैं वास्तव में उसकी प्रेरणा का केंद्र भीतर है। तिलक ने कहा था ना, पहले तुम भीतर से आजादी को महसूस करो और फिर तुमको आजादी मिलेगी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, तुम 10 बार मुक्त मुक्त बोलो, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम पाप पाप कहते हो और तुम पापी हो जाते हो। पाप पाप बोला, সেই শালা पापी हो जाए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तार नाम নিয়েছি আবার पाप, ये पाप पाप करे शाला पापी ही हो जाए। तो इसलिए पाप के विरुद्ध जैसे उन्होंने अमेरिका में, वैसी ही सिंह गर्जना उन्होंने मद्रास से शुरू की भारत में। और उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं वेदांत पर जोर देता हूँ। मद्रास से लेके और अंतिम भाषण लाहौर के बाद जो खेतड़ी में दिया, वहाँ तक वो एक ही बात दोहराते रहे। मैं किसी पौराणिक धर्म की चर्चा नहीं करता, बस यह कहता हूँ कि तुम सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग यू कैन डू, ऑल पावर यू नीड इज विद इन यू।
सारी शक्ति तुम्हारे भीतर मौजूद है। ये आत्मविश्वास लोगों को दिला दो। इसलिए नवल जी ने इस पर जोर दिया और मैं आगे स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि इसको कितने भीतर से महसूस किया नवल जी ने। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पदरज भर भी नहीं है, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। तो ये जो आत्मविश्वास है कि पदरज और कहाँ तो विश्व भार, ये सारा का सारा संसार भी तुम्हारे पैरों की एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तुम महान हो, हमेशा से महान, काल चक्र से तबे सरताज तुम, ऐसे कहा। शमशेर की कविता आती है ना कि पराजित हो आज तुम, कल के विजेता, है ना। ये हर काल में हम महसूस करते हैं, जनता की ओर से हम महसूस करते हैं, पराजित हैं हम, कल के विजेता। बगैर यह दृष्टिकोण सामने रखे हुए कल की विजय का स्वप्न और आदर्श और उसका हठ और उसकी प्रज्ञा अपने सामने रखे हुए आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये केवल यह कहने से नहीं होता कि यह वीर रस की कविता है और उसका पहला खंड श्रृंगार रस की कविता है। उससे पहले की रचना है बादल राग, 6 खंडों में, और नवल जी ने उसकी व्याख्या की है विस्तृत और थोड़ी सी संदर्भों को लेकर के थोड़ी गंभीर कविता भी है। लेकिन आम तौर पर जो उसका एक सामाजिक संदेश उभर के आता है, नवल जी ने उसकी उपेक्षा करते हुए कहा है कि बादल राग भी वास्तुतः प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभव की कविता है। मैं समझता हूँ कि इस तरह से आप पाठक की कल्पना को एक तरह से कुंठित करते हैं, क्योंकि बादल राग की कविता वास्तव में उसका 6ठा खंड आप पढ़ें तो बादल विप्लव का वाहक बन जाता है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के। बादल जब गड़गड़ाते हैं तो मानो उसके उस जंगी जहाज के भीतर से दुंदुभिनाद हो रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और उसको सुन करके मेघदूत में ये आया है, उच्छलिन कहा कि मेघ का गर्जन सुन करके धरती के भीतर से कुकुरमुत्ते उगते हैं। वहाँ शिलींध्र शब्द दिया है कालिदास ने, संस्कृत में छत्रक शब्द भी चलता है। तो मानो ये धरती की प्रसन्नता है जो कुकुरमुत्ते के रूप में उगाती है, छत्रक के रूप में उगाती है। तो बघन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में, जो सोए हुए थे वे धरती के हृदय से जाग उठते हैं। आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, ऐ विप्लव के बादल फिर। ये छोटी छोटी घासें, ये बार बार, आपको याद है ना पंत जी और पल्लव में उन्होंने पंत की कविता का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, पर्वत पर जो उगे हुए तरुवर हैं महत्वाकांक्षाओं की तरह, वे आकाश को ताक रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आकाश ऊपर है तो उसको ताकते कैसे हैं? ताकतना या झांकना तो नीचे की ओर होता है। लेकिन बादल राग में उन्होंने कहा झांक रहे हैं, विप्लव के बादल फिर। और अपने गीत और कला कविता में, लेख में निराला ने स्वयं कहा है कि विप्लव शब्द मैंने इसीलिए रखा कि इसका एक अर्थ है प्लावन, बाढ़ आती है उसके साथ, और दूसरा है क्रांति। ये निराला का शब्द है। तो स्वयं निराला की व्याख्या कविता के दूसरे अर्थ की ओर संकेत करती है, इसलिए उसके सामाजिक संदेश को हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। बाकी तो आप जानते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल। छोटे पौधे हैं तो वे हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। क्रांति का नारा लगाते हुए जो दलित पीड़ित लोग हैं
ये चीज़ उन्हीं को शोभा देती है, उन्हीं पर ये जमती है। क्रांति की वास्तव में जो पुकार है वो उनके भीतर से आती है। अब अडानी साहब को क्रांति की क्या जरूरत है, लेकिन कौन ठिकाना कल को कहें कि हम क्रांति करना चाहते हैं तो, लेकिन मेरे ख्याल से तब क्रांति बहुत हास्यास्पद चीज हो जाएगी। उनको क्रांति की क्या जरूरत है, वैसे ही तीसरे नंबर पर पहुंच गए वो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसको भी केवल प्रकृति कविता के रूप में देखना और सामाजिक कविता के रूप में न देखना, ये जो सिफारिश है नवल जी की, ये भी पुनर्विचार इस पर करना चाहिए। निराला की उसी दौर की कविताओं में तुलसीदास है 100 पंक्तियों की। रामविलास जी ने बहुत सही कहा है कि जैसे मिल्टन है, भाई अरुण कमल जी जानते हैं कि अंग्रेजी दां भी मिल्टन का आनंद नहीं उठा पाते क्योंकि बार बार उनको डिक्शनरी उलटनी पड़ती है और डिक्शनरी भी साथ नहीं देती। लेकिन रामविलास जी ने कहा है कि केवल उसको पढ़ो। तो जो कॉडवेल ने कहा है कि कविता का पहला आकर्षण उसकी गूंज का है। भोगल दल बल के जल दयान दर्पित पद उन्मद नद पहाड़ पठान है, पार है दिग्देश ज्ञान शर खर तर, छाया ऊपर घन अंधकार टूटता वज्रतः दुर्निवार, नीचे प्लावन की प्रलय धार ध्वनि हर हर। ये केवल एक बंद है। रामविलास जी ने लिखा है कि 5-6 घंटों की मशक्कत के बाद जब नीचे उतरते थे तो देते थे कि डॉक्टर जरा देखो कैसी बनी है। इतनी मेहनत से ये तुलसीदास रची गई है, 100 छंद। और अज्ञेय जैसा कवि जिसने कहा था कि निराला की साहित्यिक रूप से मृत्यु हो चुकी है, वह भी तुलसीदास को कहता था कि ये है कविता। ये 1938 में छपी रचना, तो बहुत पहले कर ली थी उन्होंने, लेकिन ये है ताजमहल का एक एक पत्थर जमाया हुआ। नवल जी ने, अब शायद नई पीढ़ी में बहुत कम लोग हैं जो छंदों का टूटना और बनना इस तरह समझा सकते हैं पुराने आचार्यों की तरह। बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है कि पुराने तौर पर यह छंद, वहाँ ने उन्होंने रविंद्रनाथ की, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी कविता अभिसार। अभिसार बहुत पहले की कविता है अभिसार। काहरनु पुरुषिंजित पौधो लागिलो सहसा बोखे, वही संगीत है। उन्होंने कहा कि ये पहली बार ये नवल जी ने याद दिलाई कि वास्तव में ये चुनौती रविंद्रनाथ को पढ़ते हुए उनके मन के भीतर से आई। हर दिशा से अनुभव सोचते थे वह कि हिंदी को का भंडार ऐसा भर दिया जाए। रविंद्रनाथ में हो सकता है, बंगला में हो सकता है, तो हिंदी में क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं कि जैसे बिजली आ जा रही है, ऐसे ही नागरिक पिछाणी सभा में कोशोत्सव स्मारक समारोह हुआ था। उसमें कवि सम्मेलन एक हुआ था, उसमें आए थे निराला जी, और सहसा बिजली गुल हो गई। और जैसा पटना है, मैं समझता हूँ बनारस जैसा ही यह भी है। और रात को कवि सम्मेलन बुलाना तो आयोजकों के लिए लड़की की शादी जैसा है ना। अगर एक नाई और कहार भी अगर नाराज हो जाए तो उसका परिणाम बहुत खराब हो सकता है। तो क्योंकि वो लड़की वाला है, तो आयोजक तो थर थर कांपने लगे कि जो हूटर्स हैं वो क्या क्या कर डाले। भद्र महिलाएं भी थीं और निराला जी उस अंधकार में खड़े हुए और उन्होंने शुरू की राम की शक्ति पूजा। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, यमर रह गया राम रावण का, य पराजय समर याज का, तीक्ष्ण सर्वित क्षिप्र कर वेक प्रकर सत्शील संवरण शील रील भगर्जित स्व। 18 पंक्तियों की तो पहला मुखड़ा है उसका। और वह तब तक गरजते रहे जब तक बिजली आ नहीं गई। लेकिन चमत्कार यह नहीं है, चमत्कार ये है कि जो कविता नहीं समझ सकते थे वे भी लाइक स्पेल बाउंड, मंत्र मुग्ध की तरह वे लोग सुनते हैं। इसलिए क्यों कॉडवेल कहता है कि कविता का पहला आकर्षण उसकी गूंज है, उसका जो शब्द न्यास है। और ये हमारी आधुनिक कविता में छायावादियों ने जिस सफलता से किया, वृद्ध आचार्यों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने भी माधुर्य पैदा करने की कोशिश की।
भरी रही भनक भनक ताल तानन की, तनक तनक तामे खानक चुरीन की। रासलीला हो रही है और चूड़ियां खनक रही हैं। भरे रही भनक भनक ताल तानन की, तनक तनक तामे खनक चुरीन की। एक भी कठोर शब्द नहीं है। छायावादियों ने भी ब्रजभाषा वालों का मुंह बंद कर दिया। उन्होंने कोशिश की और ये सब समझाया है नवल जी ने, एकदम निराला से साक्षात्कार कराया है। ण जैसी कठोर ध्वनि जो केवल युद्ध के वर्णन में इस्तेमाल होती थी, उस ण ध्वनि से उन्होंने गहनों की आवाज सुनवाई। रणन रणन नूपुर उर लाज लौट रंग कण कण कर कंकण प्रिय किण किणी रव किंकिणी रणन रणन नूपुर उर लाज लौट रंग। प्रिय से मिलने को जा रही है और गहने इतना शोर मचा रहे हैं कि उर लाज लौट रंकिणी, कि वह लज्जा के मारे लौट पड़ी। लेकिन रंकिणी जब जा रही थी वो, तो जैसे सारी दुनिया का धन उसके पास था, क्योंकि वह प्रिय से मिलने को जा रही थी। उससे धनी और कोई था नहीं उस समय दुनिया में, सारा ऐश्वर्य। लेकिन जब वह लौट पड़ी तो रंकिणी, अब उससे गरीब और कोई नहीं था। और तब उन्होंने सारे गहने तो बोल चुके थे, इसके बाद हृदय की आवाज निकाली। उसके हृदय ने यह पुकार की कि गहनों की आवाज वहां तक गई होगी और वहां एक आशा जगी होगी कि वो आ रही है, वो आ रही है। और वे क्या सोचेंगे, अब तुम्हारे लौटने की आवाज भी उनको सुनाई दे रही होगी। तो नवल जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की। उन्होंने कहा निराला ने इस छोटे से गीत में गहनों की झंकार की तुलना में, उनके शब्द हैं, बाहर की झंकार की तुलना में भीतर की झंकार को अधिक महत्व दिया। क्योंकि उसने जो हृदय की पुकार सुनी और निसंकोच प्रिय से मिलने को आई, तब गहने बिल्कुल फीके हो चुके थे, सारी दुनिया का धन फीका। श्रृंगारी कविताओं में भी, और अभिसार जिस पर रीतिकालीन कवियों ने 300 वर्ष तक चुहचुहाते हुए छंद लिखे थे, वो सब फीके मालूम होते हैं। ये निराला ने चुनौती स्वीकारी। और एक उदात्त के स्तर पर इस तुलसीदास कविता में रत्नावली आती है, तुलसीदास की पत्नी, और रत्नावली गृहिणी है। दिग्धाए तुम यो अनाभूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल कर्म धूत। तुम अनाहूत चले आए, राम के नहीं काम के सूत तुम कहलाए। कैसी शिक्षा, कैसे विराम पर आए, कैसे तुम्हारे संस्कार थे, कितनी ऊंची शिक्षा तुमने काशी में जाके प्राप्त की थी, और तुमको थोड़ी सी मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा। निराला, ये केवल निराला ने किया है। तुलसीदास ने भीतर की आंख से देखा कि देखा शारदा नील वसना। उन्होंने देखा कि यह नीले वस्त्रों में सरस्वती खड़ी है। रत्नावली को, एक गृहिणी को सरस्वती के रूप में खड़ी करना। लेकिन निराला ने आंख से नहीं देखा, भीतर की आंख से देखा, और उनको लगा कि सरस्वती ने एक संदेश दिया है। और फिर वह प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मुझे फिर इस रास्ते पर लौट कर नहीं आना है। कविता शुरू होती है शाम से, लेकिन कविता जब अंत हो के तुलसीदास घर से धीरे धीरे निकल रहे हैं, भाग के नहीं आते, धीरे धीरे चलते हैं, एक प्रतिज्ञा दोहराते हुए निकलते हैं, तब सूर्योदय हो रहा है। यानी शाम से लेकर सूर्योदय तक की यह कविता है। एक और उनकी महान जो महाकाव्यात्मक रचना है, राम की शक्ति पूजा, वह भी सूरज डूबने से लगभग शुरू होती है, और जब उसका अंत होता है तब सूर्योदय हो गया है। रामविलास जी ने इस पर काफ़ी कुछ लिखा है, जिस पर रामविलास जी लिख चुके हों। निराला के काल में रहने वाले स्वयं नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा, और स्वयं निराला ने उनको इतना महत्व देते हों कि गीतिका की भूमिका उनसे लिखवाई वाजपेयी जी। उसके बाद हिम्मत करना बहुत बड़ा काम है निराला की कविता पर फिर लिखने के लिए।
उस राम की शक्ति पूजा पर नवल जी ने, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि इस कविता के केंद्र में सीता है, इस कविता के केंद्र में सीता है, क्योंकि जो पहला ही युद्ध वाला 18 पंक्तियों का विच्छुरित वन्यराजीव नयन हत लक्ष्य बाण, राघव लाघव रावण वारण रावण, वो तो आप देखेंगे कि उस कविता के अंत में राम, दोपहर तक राम की बढ़त है उस युद्ध में, और दोपहर के बाद उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, रावण ने रौंद दिया वानरी सेना को। दोपहर के बाद रावण बढ़क ले लेता है, और तब अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, धनुष की मूठ पर मुट्ठी जमी हुई है और इतने कस के जमी हुई है कि उसमें से खून निकल आता है, खर रुधिर श्राव, विद्धांग एक एक अंग विध गया है, लेकिन राम कुछ कर नहीं सकते। विद्धाम अनिमेष राम, फटी आंखों से राम देख रहे हैं। ये कुछ अंधे मोड़ आते हैं कविता में, कविता का नायक है राम और वही अनिमेष हो गया, फटी आंखों से देख रहा है। तो ये राम नाम निराला जी की प्रतिभा है, उसमें फिर हनुमान आते हैं। उद्गीरित वह्नि भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, चारों पहरों तक एक ज्वालामुखी की तरह लगातार युद्ध भूमि में जो दौड़ता रहा, वे हैं हनुमान। उसी का उसकी अंतिम पंक्ति है, जानकी भीर उर आशा भर। जो भीरु जानकी है, उस त्रस्त जानकी के, आतंकित जानकी के मन में आशा का संचार पहली बार किसने किया? हनुमान ने किया। और उस तक समाचार पहुंचेगा क्योंकि लंका में ही यह युद्ध चल रहा है। तो जानकी भीर उर आशा भर रावण संभर। इसके बाद जहां जहां सीता के संदर्भ आए हैं, नवल जी ने केवल एक वाक्य नहीं लिखा है, उसको फिर अभिप्रमाणित किया है, पाठ के भीतर से भी प्रमाणित किया है। और जो परिवेश है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे जम्बुधि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। अब उसमें राम को कुछ करने को नहीं है, चारों ओर अमावस्या की रात है, पितृपक्ष आएगा और उसकी अंतिम अमावस्या, उसी दिन रावण ने हल्ला बोला था, उसी दिन से रावण युद्ध शुरू करता है और पहले दिन युद्ध में ये हाल हुआ। उसके बाद नवरात्रि की पूजा शुरू होती है, तो शक्ति पूजा, ये सारे संदर्भ निराला के मन में है, बंगाल उनके मन में रचा बसा था। तो जितना तंत्रों और आगमों से सब सिद्ध किया वागीश शुक्ल ने, वह एक दो पृष्ठों में केवल श्यामा संगीत, अपने बंगाली समुदाय में उस समय जो गीत गाए जाते हैं, केवल उनसे उन्होंने ये काम लिया होता तो वो ज़्यादा सरस होता और सुग्राह्य होता। नवल जी ने उसको अधिक से अधिक सुबोध बनाया है और गंभीर ढंग से उसकी व्याख्या की है। उसमें जब कुछ नहीं दिख रहा है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, तो उसमें सीता की ही उनको याद आती है। जब वह पहली बार मिले थे अपने पिता के घर जनक जी की वाटिका में, उस प्रथम मिलन का जो वर्णन है कवि का, उसके सौंदर्य को खोलना भी थोड़ा सा कठिन है। और नवल जी ने उसको बगैर ज़्यादा दार्शनिक जैसा वागीश शुक्ल जी ने किया है, उसको बगैर केवल तुरीय शब्द की व्याख्या में वागीश शुक्ल जी ने बहुत एड़ी चोटी का पसीना लगा दिया है। ऐसा न करके वास्तव में कविता के अनुरोध के अनुसार उन्होंने साहित्यिक सौंदर्य को प्रकट करने की कोशिश की है। मित्रों, एक चीज़ और
कि कविता का अंत वहाँ होता है जब राम की पूजा से प्रसन्न होकर स्वयं महाशक्ति प्रकट होती है और उन्हें वर देती हुई अंततः उनके मुख में लीन हो जाती है। कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन, जय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन। पहले निराला ने वहाँ लिखा था प्रवीण, पांडुलिपि में जाके देखिएगा तो होल्डर वाली कलम से लाल स्याही से निराला ने काटा है और वहाँ बनाया नवीन। मेरे गीत और कला में उन्होंने कहा है कि इस तरह से उसका व्यंग्यार्थ बढ़ जाता है। नवीनता पर कुछ ऐसा बल था उनका। तो इसकी व्याख्या रामविलास जी ने जो की है वो ज़्यादा मानवीय है। नवल जी ने भी की है, वह अधिक साहित्यिक है। वो इस अर्थ में साहित्यिक, उन्होंने कहा कि वास्तव में स्थिर राघवेंद्र का वो संशय हिला रहा था, पता नहीं अब जीत होगी या नहीं होगी। तो अपना ही भीतर से संकल्प जब डिग जाता है, भीतर का आत्मविश्वास जब खो जाता है, तो वास्तव में महाशक्ति जो लीन होती हैं, वास्तव में अपने ही भीतर की जो सोई हुई आत्मशक्ति है उसका जागरण होता है। ये नवल जी की व्याख्या है। लेकिन वागीश शुक्ल ने बहुत ज़बरदस्त व्याख्या की है, वो आप लोग खुद वहीं देखिएगा। तो मैं ये कहूँगा कि कविता से इतर दुनिया भर का ज्ञान और पांडित्य न रख करके उन्होंने साहित्यिक सौंदर्य को ही प्रकट किया है। मैं एक कविता की चर्चा करूँगा, सरोज स्मृति की। सरोज स्मृति कविता के बारे में और जगह जगह कठोर आलोचना नवल जी ने अगर किसी की है तो रामविलास जी की है। जबकि मेरे गुरु त्रिलोचन शास्त्री और रामविलास जी, इन दोनों की उन्होंने बाकायदा संगीत की थी। वो बाकायदा आगरे में रह करके रोज़ रोज़ रामविलास जी से मिलने जाते थे और उस समय की डायरी उन्होंने मेंटेन की थी जो प्रकाशित हो चुकी है। आप देखेंगे उसमें कैसी उनकी श्रद्धा है रामविलास जी से। एक एक व्यक्ति से सीखा है उन्होंने, निराला के पास जो रहे हैं, और त्रिलोचन शास्त्री पर भी उन्होंने डायरी मेंटेन की है। तो उन दोनों का भी खंडन किया है, जानकी वल्लभ शास्त्री जी का भी किया है। लेकिन कठोर शब्दावली का प्रयोग वो रामविलास जी के लिए सुरक्षित रखा है उन्होंने, तो मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, आप वहीं देखिएगा। लेकिन रामविलास जी ने ये कहने की कोशिश की है कि सरोज स्मृति का जो अंत है वो बहुत प्रभावशाली है। उस कविता में बिखराव बहुत है। रामविलास जी की इन मान्यताओं से नवल जी सहमत नहीं है। और अंत राम की शक्ति पूजा का हो या सरोज स्मृति का हो, दोनों को रामविलास जी ने माना है कि इन कविताओं का अंत कमज़ोर है। आप समझ ही सकते हैं रामविलास जी के लिए इसलिए वो कमज़ोर है क्योंकि उसमें पूजा होती है, देवी प्रकट होती हैं, उनके मुख में लीन हो जाती हैं, देवी का पूरा चित्रण है। तो रामविलास जी के लिए तो उनका जो यथार्थवाद की कसौटी है उसमें वो ठीक बैठता नहीं था। सरोज स्मृति का अंत क्यों? उन्होंने कहा कन्या, निराला को दुख इस बात का है कि बेटी 18 साल के बाद अभी चौथे महीने में जा रही थी, तो 18 साल में वो गुजर गई। ऊनविंश पर प्रथम चरण कन्या वह तेरा मृत्यु तरण, तो कन्या वह जीवन सिंधु तरण, तुम इस भवसागर को पार कर गई। ऊनविंश पर प्रथम चरण, 19वां साल लगा था और पहला 4 यानी 3 महीने भी बीते थे। तो कम उम्र में वो बेटी चली गई। उनका दुख यह था कि कन्या में पिता निरक्षर था, तेरे हित मैं कुछ कर न सका। तो उसके लिए कुछ कर न सकने की जो पीड़ा है, अंत इसलिए प्रभावशाली है कि निराला कहते हैं कि कन्या गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। बेटी मेरे पास और कुछ तो नहीं है, लेकिन अब तक मैंने जो भी किया है कर्म, कन्या गत कर्मों का कर अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण, इसी से मैं अब तुम्हारा तर्पण कर रहा हूँ। तो रामविलास जी ने अर्थ लिया
कि निराला को लगता है कि सब व्यर्थ, जैसे वनमेला में कहते हैं ना, हो गया व्यर्थ जीवन रण में मैं गया हार, हो गया व्यर्थ जीवन। तो उन्होंने कहा कि ये उनका जो निरर्थकता बोध है ये ज्यादा यथार्थ है। इसीलिए उनको लगता है कि ये जो इतना सारा साहित्यिक संघर्ष में करता रहा सब बेकार है, इसलिए उसका अंत बहुत जोरदार है। नवल जी ने कहा अंत जोरदार है लेकिन इस कारण नहीं है। वास्तव में उसमें यह कहते हैं कि मैंने जीवन में जो श्रेष्ठ किया वह यही साहित्यिक कर्म ही किया, और श्रेष्ठ का भी अर्पित किया जाता है, वो मैं श्रद्धापूर्वक तुम्हें अर्पित करता हूँ। और उसमें यह संकल्प निहित है कि और इस कर्म पथ पर मैं डटा रहूँगा। और निराला ने एक ही हफ्ते बाद एक ऐसी कविता लिखी कि आप खुद चमत्कृत हो जाएंगे। एक तो सरोज स्मृति ही चमत्कार है, आप उसको शोक गीत कह ही नहीं सकते। उसमें बेटी धीरे धीरे जवान होती है, बेटी का जवान होना संसार के कितने कवियों ने इस पर लिखा है। बाल्य की क्रेलियों का प्रांगण कर पार, कुंज तारुण्य सुघर आई, लावण्य भार थर थर, लावण्य भार थर थर, जो माल कोश नव वीणा पर। तुम्हारे शरीर पर यह यौवन ऐसा थरथराते हुए आया उस शरीर को, जैसे कि नई वीणा पर, नव वीणा, जैसे नई नई वीणा पर मालकोस थरथराता, उसके तार झंकृत होते। और जब वह विवाह के मंडप में बैठी हुई है, उसके स्वर का क्या दृष्टि अतल की। घनानंद की हम प्रशंसा इसलिए करते हैं कि रीतिकालीन कवियों ने, जैसे वो सौंदर्य प्रतियोगिता, विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता, तो वो दे दिया जाता है जजेज को, इतना इतना ये सब अंगों का पैमाना उनके पास एक रहता है। सौंदर्य की ऐसी ही कुछ कसौटियां रीतिकालीन कवियों के पास भी थी, नाप जोक था उसमें भी शरीर का। लेकिन घनानंद मुस्कान का चित्रण करता है, चितवन का चित्रण करता है, और उसके मन पर पड़ने वाला जो सात्विक प्रभाव है उसका वह कवि है। जो प्रकाश फूटता है प्रेम का उसका वह कवि है। अंग अंग तरंग उठे तुति की परि है मनोरूप यबै धर च्वय। पूरे शरीर से एक एक अंग से कांति फूट रही है, लगता है वह सब धरती पर चू पड़ेगा। ये घनानंद। तो निराला ने छायावाद में यह काम किया। क्या दृष्टि! बेटी जवान हो गई है, मंडप में बैठी है, उसकी जो आंखों से प्रकाश फूट रहा है, क्या दृष्टि! अतल की सिक्तधार जो भावगावती उठी अपार, उमड़ता ऊर्ध्वको कल सलील जल टलमल करता, नील नील पर पधा देह के दिव्यमात छलकता दृगों से साथ साथ। नीचे पाताल के भी नीचे भोगावती से मानो बेटी का सौंदर्य है ना, एकदम अछूता है। तो एकदम नीचे से जल का कोई अछूता स्रोत फूट के जैसे तुम्हारी आंखों से, लेकिन पर बधा देह के दिव्य बात। ये वो सौंदर्य नहीं है जो फूट फूट के जहां कहां बह रहा है, मर्यादाहीन नहीं है, पर बधा देह के दिव्य बात। दिखाई नहीं देता कि कैसे बधा है, छलकता दृगों से साथ साथ, उसकी छलक की छलकती हुई आंखों का चित्रण किया। तो ऐसी, लेकिन एक हफ्ते बाद ही उन्होंने प्रेयसी के प्रति नाम की कविता लिखी। स्त्री सौंदर्य का और प्रेम का एक अद्भुत काव्य, जिसमें प्रिय के आह्वान को लज्जा के कारण पहले वह स्वीकार करती है, बाद में अपने हृदय की पुकार से फिर वह उसके साथ निकलती है घर के कारा के बाहर और अपना जीवन बसाती है। उस पूरी कविता में सौंदर्य और प्रेम का जैसा विजय गान है। लंबी कविता है। एक हफ्ते बाद ही वो लिख रहे हैं प्रेयसी के प्रति। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सम्राट एडवर्ड अष्टम, ये जॉर्ज पंचम की मृत्यु हुई जनवरी 36 में, और उनके उत्तराधिकारी एडवर्ड बैठाए गए। उनके साथ ही पत्रकारों ने उनके कुछ प्रेम, वैसे बड़े लोगों की होती हैं कुछ प्रेम कहानियाँ, वो सब छापना अपना शुरू किया। सिम्पसन नाम की कोई विधवा थी, उनको लेकर के बातें शुरू हुई, और अंततः संसद ने उनके सामने यह प्रश्न रखा
कि या तो ये लड़की कुलीन एक तो नहीं है, दूसरे विधवा है, आप इससे विवाह कर रहे हैं, तो या तो ये विवाह स्वीकार करना होगा या साम्राज्य स्वीकार करना, सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। और 11 दिसंबर को अंततः एक रेडियो वार्ता में सम्राट ने अपनी उस प्रेयसी के लिए पद छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया, ब्रिटिश एम्पायर का सिंहासन छोड़ दिया। और 12 दिसंबर को निराला ने यह कविता लिखी सम्राट एडवर्ड अष्टम के। और ऐसा बधा हुआ, वैसा छंद दूसरी कविताओं में बहुत कम मिलता है, और एक अंतर्राष्ट्रीय भाव की वह कविता है। आप सोच सकते हैं कि अरे निराला राष्ट्रीय जागरण कर रहे थे और सम्राट एडवर्ड अष्टम पर कविता लिख रहे हैं। इसमें उन्होंने कहा यह 20वीं शताब्दी है जिसमें तमाम जाति वर्ण और तमाम जितनी चीज़ें अधम कर डालती हैं, मनुष्य को संकीर्णता में बांटती हैं, उन सब के ऊपर जो प्रेम का प्रकाश फूटता है उसकी यह शताब्दी है। और सम्राट, तुमने सिंहासन और उसका जो ऐश्वर्य है उसके सामने तुमने इस प्रेम को, ये जो विजय की वरमाला तुम्हारे गले में पड़ी है, उसका अभिनंदन वह कर रहे हैं। एक अद्भुत कविता, एक उदात्त कविता। तो दूसरी बात अब उस पुस्तक की जो शुरू होती है वह यह कि गीतों की उन्होंने उपेक्षा नहीं की, और गीत उनके ज़्यादा कसे हुए हैं। मज़े की बात है कि राम की शक्ति पूजा, नंद दुलारे वाजपेयी उनके मित्र थे, उन्होंने राम की शक्ति पूजा को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा निराला जी की भाषा और पूरी कविता उनकी शक्ति का परिचय नहीं देती, यह पांडित्य साधित कविता। तुलसीदास उनको नहीं पसंद, बोले यह पांडित्य साधित, बहुत सायास लिखी हुई कविता है। और रामनेश त्रिपाठी ने तो कहा कि यह सांप झाड़ने का मंत्र मालूम होता है। गीतों के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, आप पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है कि गीतिका के गीत ठूठे हैं। तो देखिए पूर्जा आ गया है, मैं क्या करूं। गीतिका के गीत ठूठे हैं, और निराला के गीतों की व्याख्या जिस ढंग से, और मैं कहूँगा कि ये जो कविताएं हैं बहुत महान कविताएं हैं, लेकिन उनके गीतों की व्याख्या पढ़िए, श्रृंगारी गीतों की भी, लेकिन उससे भी अधिक मैं कहूँगा जो उनकी प्रार्थना गीत हैं उन पर आम तौर पर हमारे आलोचकों ने उनसे आंख मूंद ली है, क्योंकि विचारधारा में फिट नहीं बैठते थे, यथार्थवाद की कसौटी पर से ही उतरते थे। और एक वो जो हम लोगों ने तो तय कर रखा है, प्रश्न पूछना ही है, निराला ओज और पौरुष के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। वो ओज और पौरुष का कवि प्रार्थना गा रहा है, तरणि तार दो अपर पार को, खे खे कर थके हाथ, खे खे कर थके हाथ, कोई भी नहीं साथ, श्रम सी कर भरा माथ। ये जो छोटे छोटे शब्दों में जो मन टूट जाता है, जो कलेजा टूट जाता है, रुग्णतन भग्नवन जीवन विषन्नवन, कैसे कवि जो है वो एक एक करके बिखर रहा, वो उनके उन प्रार्थना गीतों में है। बहुत सही लिखा है कि निराला के ये प्रार्थना गीत उनकी विनय पत्रिका है। रामचरितमानस की व्याख्या सब लोग कर जाते हैं, लेकिन विनय पत्रिका में जो गहराई है, उसकी पीड़ा में और उसकी वेदना में जो सामाजिक यथार्थ गंभीर रूप से व्यक्त होता है, और उसके मन की वेदना भी मामूली मूल्य है। गीत गाता हूँ तो वेदना को भूलने, तो उन गीतों पर बहुत आरंभिक गीत है उनका, दे मैं करूं वरण। या तो पूरी भारतीय कविता को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बंगाल में जो श्यामा संगीत है उसके समानांतर केवल हिंदी में माता की भक्ति में अगर डूबी हुई कविताएं किसी ने लिखी हैं तो वो निराला है। न उनसे पहले कोई है और न उनके बाद अब तक कोई है। दे मैं करूं वरण जननी दुख हरण पदराग रंजित मरण। माँ दे, मैं वरण करता हूँ,
मरण वरण कर लूँगा, लेकिन बस तुम्हारे चरणों में जो मेरा राग है, अनुराग है, वो बना रहे। दे मैं करूं वरण जननी दुख हरण, दुख ऐसे भी दूर होता है, दुख हरण पदराग रंजित मरण। और फिर उसमें उन्होंने अपना संघर्ष भी बताया। बाद में उन एक चीज की ओर मैं ध्यान दिला के बात खत्म करूंगा कि 1950 के ये प्रार्थना गीत हैं, अर्चना और आराधना के, ध्यान दीजिए। उसी समय निराला बाबू सुरेश सिंह की हवेली से बिना बताए निकल पड़े थे। और जब इलाहाबाद वो आए तो रामविलास जी ने कहा है कि कम से कम 20-25 लोगों ने मिलकर उन पर हमला किया होगा, क्योंकि 2-4 लोग तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। अब कुछ लोगों ने लगाया, या आत्मालाप बहुत करते थे, या तो लोगों ने पागल समझा, या कुछ गांव वालों ने ललकारा और उनको घेर लिया कहीं, जो हो। लेकिन निराला बुरी तरह से उस समय मानसिक रूप से भी बहुत, लेकिन दूसरी बातें जो वह लोगों से कहने लगे थे, उसमें आज़ादी के साथ जो सपने थे न जनता के, वे क्रमशः 47-48 के बाद टूटते हुए दिखे। और ये जो सपने जैसे जैसे टूटते और बिखरते गए, प्रार्थना के शब्द भी वैसे ही टूटे हुए बिखरे हुए वे शब्द उस वेदना को व्यक्त करते हैं। इस पृष्ठभूमि में उन गीतों को देखा जाना चाहिए। लेकिन नवल जी ने बहुत साहस के साथ कहा है कि ये इतनी तन्मयता और विह्वलता में डूबे हुए गीत हैं कि इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती, इनकी अनदेखी सत्य का अपलाप करना होगा। इसलिए मैं उनकी इस आलोचना की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने उसको दूसरे प्रगतिशील आलोचकों की तरह एक और टाल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनकी व्याख्या की और उसकी जो वेदना है, उसकी जो विह्वलता है, उसको हमारे सामने रखा। अंत में मैं सिर्फ एक प्रसंग आपके सामने रख के अपनी बात ख़त्म करता हूँ और ये पुर्जा पांडुलिपि वगैरह बंद करता हूँ कि अंतिम दिनों में जो नए पत्ते की उन्होंने कविताएं लिखी, उससे पहले उन्होंने कुकुरमुत्ता 1941 में ही लिख लिया था, छपी वो बहुत बाद में। इस कुकुरमुत्ता के भी बारे में अद्भुत बात है। सबसे आसान ये है, और जो हम लोगों ने भी छात्रों के दिमाग में भर दिया है, कि जो कुकुरमुत्ता है वो सर्वहारा का प्रतीक है, और जो गुलाब है जिसको वो डांटता फटकारता है, वो कुछ लोग कहते हैं सामंत वर्ग का प्रतिनिधि है, लेकिन कुकुरमुत्ता उसको खुद कैपिटलिस्ट कहता है। खाद सार तूने खाद का चूसा अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, वो खुद ही उसको कैपिटलिस्ट कहता है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है कि 2 हिस्सों में आप बांट दीजिए, और ऐसा लोगों ने किया है। कुकुरमुत्ता ने जितना व्यंग्य किया है गुलाब पर, उसको निराला का पक्ष मान लिया गया है। ये एक विशेषता है। रामविलास जी ने बस यह कहा कि सर्वहारा का प्रतिनिधि है, लेकिन वह लुम्पेन सर्वहारा का प्रतिनिधि है, लंपट सर्वहारा का प्रतिनिधि है। इसलिए वो असंगत बातें करता है, गैर जिम्मेदार बातें करता है। वो डींग बहुत लंबी लंबी हाँकता है। मैं सुदर्शन चक्र में भी मैं हूँ, बलराम के हल में भी मैं ही हूँ, सब जगह वही है। विश्व की कविताओं में, होमर से लेके इलियट तक की कविताओं में मैं हूँ। वह डींग बहुत हाँकता है। लेकिन अगर वह सर्वहारा का प्रतिनिधि है, तो निराला जी ने अंत में उसका हश्र क्या कराया है। मोना बंगालिन की लड़की है गोली, जिसको साथ लेके नवाब की लड़की बाहर बगीचा घूमने निकलती है, और गुलाबों में से होते हुए सहसा उसका ध्यान कुकुरमुत्ते पर जाता है, और वो दौड़ के पहुंचती है कुकुरमुत्ते के पास। मोना बंगालिन की लड़की कहती है गोली कि इसका कबाब बहुत अच्छा बनता है, बहुत स्वादिष्ट, किसी भी तरह का गोश्त जो है इतना लजीज नहीं होता। तो ढेर सारे कुकुरमुत्ते तोड़ लेती, और तुमको बनाना आता है? तो हाँ मैं बनाती हूँ। उसने अपने घर में बनाया और सबने स्वाद ले लेकर खाया। यानी अगर वह सर्वहारा का प्रतिनिधि है और निराला जी उसके पक्षधर हैं, तो उसका हश्र मैं समझता हूँ कि ऐसा एक समझदार कवि तो नहीं कर सकता है कि उसका कबाब बने। और नवाब तक यह बात पहुँचती है, तो नवाब ने कहा कि कुकुरमुत्ता उगाया जाए। तो बतलाया गया कि कुकुरमुत्ता उगाए से नहीं उगता,
तो गुलाब तो उन्होंने फारस से मंगवाए थे, कुकुरमुत्ते का क्या करें। तो ये किस पर व्यंग्य है? नंदुलारे वाजपेयी ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा ये एक अगर व्यंग्य है तो एक ऐसी तलवार है जिसमें धार ही धार है, मूठ है ही नहीं। यानी कुकुरमुत्ता भी अपना मजाक उड़ा रहा है और गुलाब का भी मजाक। नवल जी ने एक अद्भुत बात कही है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ, वह किस चीज़ का प्रतिनिधि है? उन्होंने कहा कि जब यह कविता लिखी गई उस समय के कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित प्रगतिशील आलोचक, जो गुलाब है वह सौंदर्य का, सुरुचि का और जो कुछ सुंदर है उस सब का प्रतीक है। सुंदर परंपरा का, परंपरा की विभूति का वह प्रतीक है। और उन सब की जैसी ले दे कर रहे थे उस समय प्रगतिशील आलोचना जो कर रही थी, वास्तव में उस दृष्टिकोण पर इसमें व्यंग्य किया गया है। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो सोवियत संघ में दोस्तोयेव्स्की का साहित्य क्यों प्रतिबंधित हो जाता? अगर ऐसा नहीं होता तो चीन में शेक्सपियर का साहित्य क्यों प्रतिबंधित होता? इसका मतलब कि एक दृष्टिकोण था, कट्टर दृष्टिकोण, और वो निराला की नज़र में था। उस समय प्रगतिशील आंदोलन निराला को अपना नहीं मानता था, ये कहा जाता है। ये 1940-42 के आसपास की बात है। पंत जी अपने माने जाते थे, क्योंकि पंत जी ने मार्क्स ही पर कविता लिखी थी, तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सीधे जहां दिखाई देता है कि एकदम आप पक्ष ले रहे हैं, कविता वहां कुछ न हो तो भी मुख्यतः है कि नारा हो और आपकी खुली घोषणा हो, मैं ये पक्ष लेता हूं। निराला ने ये कभी नहीं किया। इसलिए इस कट्टर विचार की उसमें आलोचना है। इसका प्रमाण ये है कि नए पत्ते में बड़ी कुछ मज़ेदार कविताएं हैं। गर्म पकौड़ी है और बहुत सारी हैं, उन सब की मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन उसमें एक बड़ी मज़ेदार कविता है, मॉस्को डायलॉग्स। मिस्टर गिडवानी आए हैं और मैंने देखा कि उनके यहाँ और सीन काफ से एकदम दुरुस्त हैं, और उनके सामने पढ़ने की किताब रखी है मॉस्को डायलॉग्स। तो नवल जी ने कहा है कि मॉस्को डायलॉग्स चलता है, कोई किताब नहीं है, ये कल्पित किसी पुस्तक का नाम उन्होंने लिख दिया है। लेकिन एक बार नागौर जी के साथ मैं BHU लाइब्रेरी में गया तो उन्होंने कहा कि तुम उधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढता हूँ। तो जब भी थोड़ा भी समय हो तो खड़े खड़े नामवर जी पुस्तकालय का चक्कर लगाते थे और कुछ पुस्तकें इशू करा के काशीनाथ जी के नाम से ले जाते थे। तो मुझको मॉस्को डायलॉग्स उसमें मिल गई थी, बड़ी पुरानी मोटी किताब थी। तो मुझे पता लगा कि ये किताब है मॉस्को डायलॉग्स, वास्तव में एक किताब है, निराला जी जानते थे। बहरहाल, तो मिस्टर गिडवानी साहित्य में भी रुचि रखते हैं, बड़े लोग ऐसा करते हैं। हाँ, तो उन्होंने अपना उपन्यास प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने उल्टा मॉस्को डायलॉग्स तो रख दिया, लेकिन उस पर पहले ही पृष्ठ पर लिखा था, प्रिय असनेह वही श्यामा जी तुम्हें प्रेम है, प्रेम है, ऐसा लिखा था। अप्रिय लिखा था प के नीचे कृपा वाला री लगा करके। तो मैंने देखा मॉस्को डायलॉग्स, देखा गिडवानी को और उनका उपन्यास। ये एक व्यंग्य कविता। किस तरह के लोग मॉस्को डायलॉग्स पढ़ रहे हैं, किस तरह के लोग विचारधारा के पृष्ठपोषक बने हुए हैं। यानी कि नवल जी की ये जो कठोर टिप्पणी है, वास्तव में उसके पीछे कुछ प्रमाण भी मौजूद हैं। अंतिम बात 5 मिनट में, तरुण कुमार जी 5 मिनट कह के ख़त्म करता हूँ। निराला जी ने कुछ खोज भी, नवल जी ने कुछ ज़बरदस्त खोज की है। रामविलास जी की निराला की साहित्य साधना तक भी कुछ चीज़ें नहीं थी। मैंने पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निराला व्याख्यान माला में बोलते हुए मैंने बताया था कि आप लोगों को पता लगाना चाहिए, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वितीय महायुद्ध के समय में कोई सेक्रेटरी होते थे, जियाउल हक साहब। निराला ने कम्युनिस्ट पार्टी की एक अपील पढ़ी थी दूसरे महायुद्ध के समय में
वे लोग कोष इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि दूसरे महायुद्ध के समय में घनघोर महंगाई आई थी। तो गरीब लोगों में काम करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने कोष के लिए एक अपील की थी। निराला जी खुद कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में इलाहाबाद में पहुंचे, नवल जी ने लिखा है, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के उस समय के सचिव को 10 रुपये दिए, उस जमाने का 10 रुपये, और कहा कि अभी मेरे पास इतना ही है, बाद में मैं और दे जाऊंगा। तो मैंने कहा कि आप लोग इसलिए पता लगाइए क्योंकि जियाउल हक साहब बहुत समझदार आदमी रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने तुरंत उनके आगे एक रजिस्टर बढ़ा दिया और कहा कि आप जनता के नाम कोई अपना संदेश दें, और निराला जी ने बोल के अपना संदेश लिखवाया। तो आप लोग नवल जी के यहाँ ही पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी का क्यों समर्थन करता हूँ, ये क्या काम कर रही है और उसका क्या महत्व है। और उस समय उसको लेकर जो तरह तरह के आरोप और लांछन लग रहे थे, निराला ने उसका भी हल्का संकेत दिया है और कहा है कि ये इन चीज़ों का मैं समर्थक नहीं हूँ। इस तरह से लांछन और आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। लेकिन निराला एक हफ्ते बाद इलाहाबाद के बड़े मशहूर व्यक्ति थे श्री कृष्णदास जी, कॉमरेड थे, उनके पास पहुँचे और उन्होंने उनको अपना एक गीत दिया और कहा कि सच कहिए तो एक कवि का संदेश जनता के नाम और आपकी पार्टी के नाम मेरा ये संदेश है। वह कविता थी, जल्द आओ आओ जल्द आओ पैर बढ़ाओ, जल्द जल्द आओ पैर बढ़ाओ, अमीरों की हवेली होगी गरीबों की पाठशाला वाली बहुत प्रसिद्ध गीत है। ये गीत लोक युद्ध ने बाकायदा निराला का चित्र दे करके उसे छापा था। तो लोक युद्ध से कुछ जनशक्ति से वेरीफाई करके नवल जी ने ये दिया था। इसके बाद इलाहाबाद में पता लगाया गया, जियाउल हक साहब तब जीवित थे, मैं भी उनसे मिला था, अभी 1-2 साल पहले गुजर गए। तो ये एक ऐसा अध्याय था निराला का जो खोज के नवल जी लाए, और उन्होंने बताया कि जो किसान कविताएं हैं, किसान संबंधी कविताएं हैं, झींगुर डटकर बोला, डिप्टी साहब आए, मांगू मांगा रहा, राजे ने अपनी रखवाली की, इसके पीछे निराला का केवल अध्ययन नहीं था, बौद्धिक सहानुभूति मात्र नहीं थी, बल्कि उनका जीवंत आवेगपूर्ण संबंध भी था, वो उसमें व्यक्त हुआ है। मित्रों, निश्चित रूप से बहुत कुछ छूट गया है। आप सब लोग सुबुद्ध जन हैं, मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ कि इतने कम समय में ही मैंने कुछ कोशिश की उसका नमूना देने की। नवल जी ने जो जीवन भर तपस्या की, मैं कहूँगा, उनके बारे में बहुत सारी मैंने कहानियाँ सुनी और कुछ सुन रखी थी। उन्होंने सारा समय बचा के, जाहिर है कि बहुत लोगों को शिकायतें रही होंगी, लेकिन उन्होंने सारा समय वो दिया किसको? गीत और कला में निराला ने कहा है कि मैंने बहुत सोच समझ करके मित्रों के बजाय हिंदी का मुख देखा और इसलिए मैंने पंत जी और पल्लव लिखा। मैंने कठोर आलोचना क्योंकि हिंदी का मुख देख करके। रामविलास जी को वो आदर करते थे, त्रिलोचन जी को आदर करते थे, जानकी वल्लभ शास्त्री को आदर करते थे, लेकिन इनकी मान्यताओं का अगर उन्होंने खंडन किया तो मैं समझता हूँ कि हिंदी का मुख देख कर किया। इसलिए हमें भी उसका आदर करना चाहिए, उनकी उस तपस्या का और मैं कहूँगा कि त्याग का, उस रचना में जो उन्होंने अपने को डाल दिया है उसका, दान का, उस दान का हमें सम्मान करना चाहिए। मैं पटना विश्वविद्यालय का की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने उनकी स्मृति में यह व्याख्यान माला आयोजित की। ये वास्तव में दूसरे विश्वविद्यालयों के लिए भी एक संदेश है, और मैं कह सकता हूँ कि बिहार सोच दिवे, मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे मामलों में बिहार रास्ता दिखाता रहा है, अभी भी दिखा रहा है। मैं समझता हूँ कि आप मेरी बात मुझसे भी ज़्यादा समझ रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत ये इसी पटना कॉलेज में 1931 में प्रेमचंद आए थे, और प्रेमचंद ने अपने भाषण के आखिर में यही कहा था
यूपी में भी मीटिंगें होती हैं, लेकिन ऐसी उत्सुक भीड़ मैंने वहाँ कभी नहीं देखी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। और जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा में होता है कि व्याख्यान के बाद यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, और इसमें मैं नवल सर का ही एक संस्मरण सुनाना चाहता हूँ कि वो कहते थे कि धौलागिरी पर्वत नहीं, संजीवनी बूटी चाहिए मुझको। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। और एक सूचना और है कि ये जो किताब अभी जिसका लोकार्पण हुआ है, यह और कुछ और किताबें बाहर रखी हुई हैं, आप लोग उसको देख भी सकते हैं और चाहे तो खरीद भी सकते हैं। शुक्रिया जी जी। मैं अभी वर्तमान इस संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी की अनुमति से अपना भूल सुधार करना चाहता हूँ। मैं प्रोफेसर पूर्वानंद जी और नवल जी के समस्त बृहत्तर परिवार के प्रति अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उन सबको प्रणाम करता हूँ। नवल जी के स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला में आप सभी उपस्थित विद्वानों का स्वागत है। मैं प्राचार्य की हैसियत से मैं आप सबको धन्यवाद भी दे रहा हूँ, क्योंकि धन्यवाद ज्ञापन का कार्य मुझे नहीं सौंपा गया था। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़े ध्यान से प्रधान जी के व्याख्यान को सुना और पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, यह बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ जो व्याख्यान होता है उसमें विद्वानों को दत्तचित्त होकर सुना जाता है, और ऐसा आप कभी न किया। इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर और बहुत सारे सीनियर भी हैं। नवल जी जो हमारे अभिभावक तुल्य हैं वो भी सामने हैं। सभी को मैं इस मंच से पुनः धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं श्री चिंतन भारद्वाज जी को आमंत्रित करता हूँ। और एक सूचना है, कल बिहटा में जो श्री सीताराम आश्रम है स्वामी सहजानंद जी का, वहाँ अवधेश प्रधान सर का ही भारत का स्वाधीनता आंदोलन और स्वामी सहजानंद सरस्वती विषय पर व्याख्यान होगा। यदि आप चाहें तो कल बिहटा में वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। धन्यवाद ज्ञापन के लिए चिंतन में। आज 2 सितंबर को जब पापा अगर होते तो वो 85 साल के होते। मुझको याद है पापा जब थे तो हर साल वो अपना जन्मदिन मनाया करते थे। उस दिन उनके जन्मदिन के बहाने ही उनके कुछ मित्र, उनके कुछ साहित्यिक सखा मेरे घर पर आया करते थे और एक बैठ करके आपस में एक साहित्यिक चर्चा होती थी। अब उनको गए 2 साल हो गए। उसके बाद जब यह विचार आया कि क्यों न एक मेमोरियल लेक्चर सीरीज शुरू की जाए, तो इसमें हम लोगों को पटना के सारे उनका जो लिटरेरी सर्किल था और उनके जो मित्रगण थे उनका बहुत सहयोग मिला। और इसी क्रम में पिछली सभा तो हम लोगों ने टीम्स पर की थी, लेकिन अब ये इस बार साक्षात ये की गई है। और इस सभा के सफल आयोजन के लिए उन्होंने लंबी बातचीत की
बड़ा अच्छा लगा मुझको ये देख कर कि यहाँ लोगों ने कितने ध्यान से दत्त चित्त होकर के उनको सुना। अवधेश प्रधान सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक धनवा सर को मैं देख रहा हूँ, प्रोफेसर अरुण कमल सर को मैं देख रहा हूँ, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। पटना कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी सर, आपको धन्यवाद। पटना कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अशोक कुमार जी, पटना विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार जी, पटना विश्वविद्यालय के यूजीसी एचआरडीसी के निदेशक प्रोफेसर अतुल आदित्य पांडे जी, आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी, पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर बलराम तिवारी जी, अंबेडकर चेयर की चेयरपर्सन डॉक्टर सीमा प्रसाद जी, चर्चित चिकित्सक और कवि डॉक्टर विनय कुमार जी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर छाया सिन्हा जी, डॉक्टर प्रेमनाथ उपाध्याय जी, लेखक विचारक संपादक एवं पूर्व विधान पार्षद श्री प्रेम कुमार मणि जी, कॉमर्स कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत जी, पटना कॉलेज की पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर कुमारी विभा जी, पीजी इंग्लिश डिपार्टमेंट के डॉक्टर समीर कुमार शर्मा जी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के वरीय शिक्षक डॉक्टर दिलीप राम जी, इतिहास विभाग के पूर्व शिक्षक अवध बाबू, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व मैथिली विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वीरेंद्र झा जी, ये सारे लोग वो हैं जिनको मैं अपने और अपने परिवार की तरफ से इस सभा के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही पटना नगर के जितने सारे सम्मानित साहित्य संस्कृति प्रेमी और आदरणीय बंधु हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय प्राध्यापक बंधुओं को धन्यवाद, शोधार्थी बंधुओं, ढेर सारे छात्र और छात्राएं यहाँ हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पटना कॉलेज एवं स्नातकोत्तर विभाग हिंदी विभाग के कर्मचारियों ने भी अपना बहुत सक्रिय सहयोग दिया, उनको धन्यवाद। और अंत में जो आजकल एक बहुत जरूरी अंग हो गया है, वो है प्रेस के प्रतिनिधिगण, उनका धन्यवाद। और एवरी लाइफ के लिए डेमोक्रेटिक चरखा का धन्यवाद। तरुण सर तो हैं, तरुण सर तो आयोजक के रूप में सर ही हैं। मैं तो एक चीज ये जरूर कहना चाहूँगा, कि संयोग से मैं भी साहित्य का छात्र रहा हूँ, लेकिन पापा की जो विरासत है उसको सही मायने में मैं नहीं बल्कि तरुण सर और योगेश जैसे लोग ही चलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। चाय